देखो दो शब्द होता है, एक होता है जानना, एक होता है समझना. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, वी आर टू डिफरेंट. नॉलेज, व्हेन यू लुक, देयर इज ए सिस्टम विच इज कॉल्ड three stages are there: information, knowledge and wisdom. What is information? Collection of data, gathering data in your mind. When you read something, your mind, what mind do? It gathers data. ये informations लेता है. Now think is in your mind. Now according to the competency of a person, this information is processed. Right? Processed. And processing is knowing as right. Understanding the information or processing of information is called as right. So every information is not a knowledge. Information can be data here. Data के रूप में collect हो सकता है. But processing of that data, right? Through your research, your analysis, वो जो process है, that converts it into knowledge, right? And wisdom is your ability to execute that knowledge with the sense of right and wrong. तो उसको बोलते हैं wisdom. So wisdom is associated with the utilization of knowledge with the sense of right and यूपीएससी यहां है, विजडम पे खड़ा हुआ है कि दे विल आस्क यू ए क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का बेस क्या है? नॉट दी. सो वाई बुक्स डज नॉट वर्क हियर? बिकॉज बुक्स इज ए मियर ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट? तो बुक्स डेटा है, तुम्हारा माइंड उसको प्रोसेस करके किस में कन्वर्ट करेगा? नॉलेज में. एंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन विजडम के फ्रॉम वेयर यू नीड टू एक्सट्रैक्ट एंड हाउ टू एग्जीक्यूट. बस यही चीज है कि पूरे एग्जाम में हम दो चीज के बीच में घूमते रहते हैं. वन इज नॉलेज एंड सेकेंड इज विजडम, राइट? और पहली चीज जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पे बेस्ड होती है? सो सिलेबस किस फॉर्म में आता है? राइट. So our process is first of all process the knowledge, then execute. यूपीएससी यहां खड़ा है, किस फॉर्म में एग्जीक्यूट मांग रहा है? राइट? कितने तरह से? जिसको तुमने क्या कहा? बस इतनी सी बात समझनी है. So what we do first of all through books, we go here. Class, question, right? ये तीनों फॉर्म जरूरी है. So before entering the classroom, ये क्लियर होना चाहिए. Information, right? Just go through any sort of basic book. जैसे we are going to start with the history. तो हिस्ट्री की बेसिक बुक को यहां से स्टार्ट करो. सिलेबस बेस्ड बुक्स यहां से स्टार्ट करो. In class we shall process it, and then a question every day that will convert this knowledge into question and answers. ध्यान रखना. तो जितना ये पावरफुल होगा उतना ये पावरफुल होगा, राइट? बट अगर ये क्लास में हो रहा है तो ये कहां होगा? घर पे. तो ये कहां होगा? एग्जाम में. एक स्टेप चुके, चीजें खत्म. इफ यू आर गैदरिंग डेटा इन क्लास, वेयर विल यू प्रोसेस इट? एट होम. और घर में कोई है नहीं प्रोसेस वाले, हम ही हैं. तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा? नो विजडम, क्योंकि हमें सेंस पता नहीं कहां से कट क्या करना है. इन यूपीएससी लैंग्वेज का रोल नहीं है. लैंग्वेज डज नॉट हैव एनी रोल. अंडरस्टैंडिंग हैज ए रोल. इफ यू आर राइटिंग इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, राइट, वेरी सिंपल लैंग्वेज, बट विद अंडरस्टैंडिंग मार्क्स मिलेगा. यू हैव ए वेरी लुक्रेटिव लैंग्वेज, यू हैव ए लिटरेरी लैंग्वेज, तुम्हारा लैंग्वेज बहुत अच्छा है. यूपीएससी वांट्स
आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जितना सिंपल लैंग्वेज उतना जल्दी एब्जॉर्ब। वाई वी पीपल रिकमेंड एनसीईआरटी बुक्स? वेरी सिंपल लैंग्वेज, वेरी इजीली अंडरस्टैंडिंग। खाना जितना सिंपल होगा उतना जल्दी एब्जॉर्ब होगा, राइट? हमारी बॉडी ग्लूकोज एब्जॉर्ब करती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं। अगर तुम बॉडी को कार्बोहाइड्रेट करेगे तो बॉडी क्या करेगा? बिकॉज इट नीड टू डिसोसिएट दैट कार्बोहाइड्रेट, इसको एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए खाना खाने के बाद आप थकते हो। अगर आप ग्लूकोज पीओगे थकोगे नहीं, क्योंकि वो बॉडी में जाएगा, रेडिली एब्जॉर्ब होगा एंड यू विल गेट एनर्जी। पर अगर आप भारी खाना, फैट खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, आपकी बॉडी लिथार्जिक हो जाएगी। सारा बॉडी का ब्लड किधर आएगा? स्टोमक में, क्योंकि आपको एक प्रोग्राम चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है, तो बॉडी पूरा वर्क करेगी। सो वेन एवर यू राइट आंसर ना, आंसर शुड बी लाइक ए ग्लूकोज, सिंपल टू द पॉइंट। एग्जामिनर देखते उसको एब्जॉर्ब कर ले, फंदे मत छोड़ो। ऐसा नहीं कि आपने एक सिंपल के एग्जामिनर समझ जाएगा। दे आर नॉट देयर टू अंडरस्टैंड बाय देयर ओन साइड, वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। दे वॉन्ट अंडरस्टैंडिंग एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तुम उनको बना के दो, वो तो बस क्वेश्चन को एग्जामिन करेगा। वो एक एग्जामिनर है, वो एग्जामिन करेगा, वो एनालिसिस नहीं करेगा, वो इवेल्युएट नहीं करेगा। वो तुम्हारा क्वेश्चन देखेगा, उसके पास एक ब्लूप्रिंट होता है, वो ब्लूप्रिंट से मैच करेगा कि ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये सीक्वेंस है, क्लियर, राइट? So when you write answers, you need to keep in your mind that I am just writing the answer of the question. I am not pouring my knowledge beyond the question. अगर क्वेश्चन ने तुमसे मांगा है और उसके अगेंस्ट आंसर दे रहे हो, कितना भी अच्छा है, नहीं चलेगा। If somebody orders you for something and you bring another thing, तो क्या वो ऑर्डर जस्टिफाइड है? नहीं है ना। बस यही ध्यान रखना। यूपीएससी ना तो लैंग्वेज बेस्ड है, ना ही किसी और बेस्ड है। एक चीज बेस्ड है, वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन तुम्हें हायर एजुकेशन के बारे में पूछता है तो प्लीज एजुकेशन मत लिखो। क्या लिखना है? हायर एजुकेशन, बस इतना ही। अगर पैराग्राफ दिया हुआ है तो हमें पैराग्राफ में से निकालना है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस दे रहा हूं, तुम समझ रहे हो। मैंने अभी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नहीं दिए हैं। आई एम गिविंग यू ए पैराग्राफ। मैंने तुम्हें एक इंडियन एक्सप्रेस का पैराग्राफ उठाया, वो मैंने आपको दिया कि दिस इज द पैराग्राफ। अब तुम्हें इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो है आंसर देना है, राइट? तो तुम्हें ध्यान रखना है कि आई हैव अ पैराग्राफ, इन दैट पैराग्राफ माई आंसर इज हिडन। मुझे इसके अलावा भी रिसर्च नहीं करनी है। जितना मुझे पैराग्राफ समझ में आया उतना ही मुझे आंसर देना है, ताकि मुझे पता लगे कि तुम बुक पढ़ के कितना समझ पाते हो। क्लियर? सो इट इज ऑल अबाउट द क्लैरिटी ऑफ माइंड, कि तुम अपना माइंड का क्लैरिटी कहां लगा रहे हो। कई बार क्या होता है कि हम रिसर्च में पड़ जाते हैं कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, तुमने उसको अच्छा बनाने के लिए इधर उधर। अभी नहीं, नॉट दिस टाइम। अभी वी आर ऑन इनिशियल स्टेज। अभी हमें चीजें बनानी है, वर्ड्स बनाने हैं, लैंग्वेज बनाना है, थॉट बनाना है। लाइक बिकॉज व्हाट हैपेंस इन एनी क्वेश्चंस, वी हैव 3 पार्ट इन द क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन एक अलग अलग टाइप है, और आंसर में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन आंसर व्हाट वी हैव? इंट्रो। After intro, the second part is called as body, and third part is conclusion, and sometimes one more. This is called as way ahead, right? When you write answer, it should touch here. It should be continuation in this one. This will be continuation in this one. Answer इस form में होता है। Intro is like a trailer of a film, जो फिल्म का क्रक्स बता देगा तुमको। एक आदमी फिल्म देखने के लिए मजबूर क्यों होगा? अगर उसका इंट्रो ट्रेलर धांसू है, वो 3 घंटे की मूवी को 1 या 2 मिनट में उसका क्रक्स निकालता है। इंट्रो इज लाइक दिस वन ऑल्सो। तो व्हेनेवर यू राइट इंट्रो ना, इंट्रो में कोशिश करो, इंट्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कोशिश करो इसको देने की। 2 तरह के इंट्रोडक्शन होता है। एक व्हाट, जैसे मुझे हायर एजुकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन? इंट्रो है। आपसे पूछा जाए गिव योर इंट्रो, आप क्या देते हो? आई एम दिस वन, माई नेम, माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आई बिलोंग टू दिस, दैट इज योर इंट्रो।
सेकेंड इंट्रो होता है कि गिव योर इंट्रो, आई एम ऑनेस्ट, डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग, राइट, अ पर्सन विद इंटीग्रिटी एंड एटीट्यूड, ये भी इंट्रो है। बट दोनों में फर्क क्या रहा, वन इंट्रो वॉज बेस्ड ऑन योर एट्रीब्यूट्स, योर फीचर्स, योर क्वालिटीज, एंड सेकेंड जस्ट यू। तो एक इंट्रो होता है जिसमें आप सिर्फ डेफिनेशन देते हो, दूसरा इंट्रो जिसमें आप सिग्निफिकेंस देते हो। क्वेश्चन अबाउट द चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन एज एन एसेट एंड एज ए प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तुम्हें लिखना था स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन, समझ गए। मैं लिखूं हायर एजुकेशन इन इंडिया, मेरा पहला, तो पहले मुझे पता तो तुम लोगों को कि हायर एजुकेशन का इंडिया में सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। तो इंडिया में हायर एजुकेशन का सिग्निफिकेंस या स्टेटस क्या है, राइट। क्या इसका एक फर्क पड़ रहा है, वाई गवर्नमेंट इज एम्फेसाइजिंग ऑन हायर एजुकेशन, क्या मतलब है बताओ। क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए, मुझे बताओ हायर एजुकेशन तुम्हें क्या देता है, अगर मैं सिंपली पूछूं तो। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 10th क्या है, हम कहते हैं कि 8th को प्राइमरी बोलते हैं, है ना। 10th एलिमेंट्री नॉलेज देता है, 12th बेसिक देता है। ग्रेजुएशन क्या करता है, ग्रेजुएशन होता है ऑप्शनल बेस्ड, मतलब ग्रुप बेस्ड, 3 टॉपिक लेते हो, 3 सब्जेक्ट लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऑनर्स 2 सब्जेक्ट लेते हो, तो इट इज ग्रुप बेस्ड। सो 10th एलिमेंट्री, 12th बेसिक, ग्रेजुएशन ग्रुप बेस्ड, पीजी सब्जेक्ट बेस्ड, पीएचडी टॉपिक बेस्ड, राइट। सो इज ए जर्नी फ्रॉम एन एलिमेंट्री आइडिया टू द डेप्थ ऑफ अ टॉपिक, राइट। पीएचडी में आपको एक टॉपिक मिलता है, आप अपनी थीसिस बनाते हो एक टॉपिक पे, पीजी में एक सब्जेक्ट होता है, ग्रेजुएशन में 2 या 3 सब्जेक्ट का ग्रुप होता है, 12th में क्या होता है, बेसिक आइडिया होता है किसी सब्जेक्ट के बारे में, 10th एलिमेंट्री है। सो हायर एजुकेशन इज रिलेवेंट इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए आपका सिग्निफिकेंस है। अब उसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन, कितने परसेंट रहे, हो गया। अब आता है इसके बाद में चैलेंजेस, राइट। तो पहला आपने क्या दिया, सबसे पहले क्या दिया, सिग्निफिकेंस, उसके बाद में क्या आया, स्टेटस, उसके बाद में आप क्या दे रहे हो, चैलेंजेस, देन एफर्ट्स, देन कंक्लूजन, एंड फाइनली clear, this is the way to write the answer, clear। पहले आप सिग्निफिकेंस दोगे, अगर टॉपिक डेफिनेशन बेस्ड है जैसे साइंस है तो कहां से स्टार्ट किया हमने, बिकॉज डेफिनेशन इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंस, डेफिनेशन मीनिंग सिग्निफिकेंस, पहला वर्ड। सेकेंड, इफ इट इज ए क्वेश्चन अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ डेटा, जैसे पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, कुछ भी जिसमें एक स्टेटस बनता हो कि इंडिया में इतने परसेंट है, उतने परसेंट है, फैसले, तो हम क्या देंगे उसका स्टेटस। देन क्या, किस पे बात करेंगे, चैलेंजेस। जो स्टेटस हमने दिया है उसका कारण क्या है कि उसके पीछे ये चैलेंजेस है, और उस चैलेंजेस के लिए एफर्ट्स क्या किए गए, एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट और वॉट एवर द एजेंसी विच इज असाइन टू मेक एफर्ट, वो आ गया। अब उसके बाद में कंक्लूजन क्या रहा हमारा, ये कहा जाता है। और फाइनली चूंकि एफर्ट्स इतने रहे हैं, इनको अच्छा कैसे किया जा सकता है उसके लिए देंगे वे फॉरवर्ड। तो ये तरीका याद रखना, राइट, सिग्निफिकेंस, स्टेटस, चैलेंजेस, एफर्ट्स, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, राइट। और इसको करने के लिए वर्ड्स आपको दिए, इधर इट इज डिस्कस तो प्लस माइनस दोनों हो जाएंगे, राइट। इफ इट इज कमेंट सिंगल साइड एफर्ट आ जाएगा, कोई वे फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है,
राइट, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। अगर डिस्कस है तो वे फॉरवर्ड आ जाएगा, इवेल्युएट है वे फॉरवर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन को धीरे धीरे समझो, नो नीड टू रन, भागने का जरूरत नहीं है। जितना तुमको आता, से आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन ऑफ 150 वर्ड्स, यू आर एबल टू राइट जस्ट 50 वर्ड्स, ठीक है, कर दो कर दो, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स जस्ट बिगिनिंग, राइट। इन बिगिनिंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट दिस इन 3 पार्ट, 50 50 50, so we can write a question about 50 words, then 50, then 50. In this way you will write exact word here. अभी words are very important, हमें word limit में words को अच्छे से करना है, चाहे हम 50 लिख पाए। अभी we are just making net practice, 6 बार बोल्ड होंगे, कैच होंगे, परवाह नहीं है, अभी हमें खेलना सीखना है। So it is a process of learning things. तो परफेक्ट आंसर कुछ नहीं होता, परफेक्ट आंसर कुछ नहीं होता। हर साल नए लोग आईएएस बनते हैं, टॉपर बनते हैं, टॉप 100 में आते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई परफेक्ट आंसर को देख के टॉपर बना हो? नहीं। इफ यू आर राइटिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इट इज परफेक्ट, बट देयर इज नो डेफिनेशन कि यही परफेक्ट हो। न परफेक्ट लैंग्वेज होती है, न परफेक्ट वो है। परफेक्ट क्या है? नोइंग द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली राइटिंग द आंसर। If you are satisfying each and every section of the question, बस आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन केयरफुली, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द क्वेश्चन। जैसे मैंने तुमको क्वेश्चन दिया था, व्हाट आर द चैलेंजेस, क्वेश्चन क्या था हमारा? पढ़ना जरा, क्वेश्चन देना मेरे को, जो कल मैंने दिया था। देना मेरे को। क्वेश्चन था, प्रेडिक्टिंग नेचुरल कैलेमिटीज इज, क्या लिखा वर्ड? इज not possible for any country, but there can be a proper strategy right to tackle डिजास्टर। देखो गौर करके सुनना, पहला वर्ड क्या है? प्रेडिक्टिंग। व्हाट इज प्रेडिक्टिंग? हाँ, अंदाजा। यू कैन प्रिडिक्ट मीन्स योर माइंड कैन मेक एक्यूरेट डिसीजन कि यस इट कैन बी। प्रेडिक्टिंग ये क्या है? कौन सी कैलेमिटीज? नेचुरल। देयर आर 2 टाइप ऑफ कैलेमिटीज, नेचुरल एंड मैन मेड। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैन मेड में क्या है? कोई आपके ऊपर बम गिरा दे, कोई केमिकल विस्फोट कर दे, ये पॉल्यूशन जो आज एनवायरमेंट कर रहे हो तुम लोग, ये सब क्या है? मैन मेड कैलेमिटीज है, जो प्रिडिक्टेबल है, राइट। बट नेचुरल कैलेमिटीज क्या होती है? इरप्ट होती है। जैसे सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, राइट, या फिर जैसे मान लो तुम लैंडस्लाइडिंग हो गया, राइट, अचानक फ्लड आ गया, अभी साइक्लोन आ गया, रिमल आ गया, सो ये हो गया। सो दीज आर द कैलेमिटीज विच आर नेचुरल। इज मतलब प्रेजेंट में, इज का मतलब प्रेजेंट है। इज के साथ अगर आईएनजी होता तो कंटिन्यूइंग होता। ये सिंपल प्रेजेंट टेस्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपके पास में। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं लिखा है। क्या लिखा है? हाँ, नॉट एक शॉर्ट वर्ड है, इम बहुत खतरनाक वर्ड है। इफ आई से नॉट पॉसिबल, संभावना है, बट आप इफ आई से इम्पॉसिबल, बिल्कुल संभावना नहीं है। फॉर एनी कंट्री, बट कॉन्ट्रा में है, देयर कैन बी,
अब कैन एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, दो वर्ड आते हैं, एक होता है कैन, एक होता है मे। एक होता है देयर मे बी, मे मींस फीबल चांसेस, कैन स्ट्रॉन्ग चांसेस, आई कैन डू दिस, आई मे। मे इज ए फीबल वर्ड, के हो सकता है, कैन हां, आई एम श्योर। देयर कैन बी अ प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक, टू द पॉइंट, डेफिनेट, तभी प्रॉपर बोलेंगे, वरना प्रॉपर वर्ड है क्या? नहीं है ना। प्रॉपर स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी ऑलवेज यूज फॉर अ चैलेंज, व्हेन यू कॉन्कोर समथिंग, व्हेन यू चैलेंज समथिंग, बोला था रणनीति, मतलब इट्स लाइक ए वॉर एंड यू आर मेकिंग ए पॉलिसी फॉर द वॉर, रणनीति, स्ट्रेटजी, राइट, टू टेकल दी डिजास्टर। हो सकती है, हमने कहा प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट स्ट्रेटजी तो बना सकते हैं ना। अब इस पे आगे क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कहता है, हां अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दिस कंटेक्स्ट, दिस इज द कंटेक्स्ट के नेचुरल कैलामिटीज कैन नॉट बी प्रिडिक्टेबल बट वी कैन मेक स्ट्रेटजी टू टेकल दिस, राइट, कि भाई तूफान आना तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट खुद को बचाना तो हाथ में है ना। यू कैन नॉट स्टॉप ओवर थिंकिंग, एक सिंपल बात, यू कैन नॉट स्टॉप ओवर थिंकिंग, बट तुम क्या कर सकते हो, यू कैन लेट योर सेल्फ अवॉइड टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग ओवर इट। तुम अपने आप को उस ओवर थिंकिंग के को खुद को कंट्रोल होने से तो बचा सकते हो ना। आए आने दो, विचार आ रहे आने दो, तुम उसको अपने आप को कंट्रोल मत करने दो, बस। पीपल विल से सो मेनी थिंग्स अबाउट यू, कहेंगे, हर एक का मुंह नहीं बंद कर सकते हो ना, बट कान तो बंद कर सकते हो, वो तो तुम्हारे पास है ना। बस ये जिंदगी में समझ लो, दैट इज अ थिंग हियर। सो इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस अ प्रॉपर स्ट्रेटजी टू टेकल द डिजास्टर इन इंडिया, विद सुटेबल एग्जाम्पल ग्लोबली। अब दो वर्ड है, एक हमने कहा है कि इंडिया के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और इसके एग्जाम्पल हम कहां से लें कि अभी तक ग्लोबली किस किस ने ये बनाया है, किस किस ने ग्लोबली ऐसे स्ट्रेटजी बनाई है, और उसका एग्जाम्पल देखकर इंडिया की स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। तो जो मैंने आपको भेजा था आर्टिकल, उसमें देखो जापान के बारे में था, यूएसए के बारे में लिखा हुआ था। सो वी कैन यूज ऑल दिस एग्जाम्पल के इन कंट्रीज ने ऐसा किया है इन दिस वे। इंडिया, बिकॉज इंडिया इज वेरी वल्नरेबल फॉर नेचुरल कैलेमिटीज, क्योंकि अर्थक्वेक का सबसे बड़ा जोन हिमालय है तुम्हारे पास में, राइट। अर्थक्वेक का सबसे बड़ा जोन क्या है, हिमालय, अ ग्रेट जोन ऑफ अर्थक्वेक। तो सबसे पहली प्रॉब्लम वो है हमारी, दूसरा बिकॉज पेनिसुलर इंडिया, तीन तरफ पानी है, साइक्लोन, फ्लड। तीसरी प्रॉब्लम हमारी ये है कि ड्रॉट, क्योंकि पूरा डेजर्ट का इलाका तुम्हारे पास में, इसके सिटी ऑफ वाटर। तो हम लोग वल्नरेबल, और सबसे बड़ी इंडिया की है, द मोस्ट वल्नरेबल, अमंग द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है इंडिया इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए द मोस्ट। क्यों? हमारा कोस्टल लाइन, सब कॉन्टिनेंट है, थ्री साइड हमारे पास पेनिसुलर इंडिया जिसको बोलते हो, थ्री साइड तुम्हारे पास वाटर है, ऊपर तुम्हारे पास हिमालय है, ग्लेशियर्स तुम्हारे पिघल रहे हैं, राइट। उससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अगर ग्लेशियर पिघलते प्रॉब्लम क्या आएगा, रिवर्स। सबसे पहले रिवर में पानी बहुत तेजी से आएगा, ओवर फ्लडिंग। दूसरा, वो वाटर तेजी से किस में जा रहा है, सी में, सी लेवल राइज हो रहा है, तो कोस्टल एरिया डूबेंगे। दूसरा, जो पूरा सेंट्रल हमारा प्लेन है, इंडिया का सेंट्रल प्लेन है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी रिवर इरिगेशन, राइट, कैनाल इरिगेशन, उस पर टिका हुआ है। पानी धीरे धीरे रिवर्स का खत्म होगा तो ये पूरा बेल्ट खत्म, राइट, क्योंकि बिकॉज वी पीपल आर मानसून फेड पीपल। तीसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, इसकी वजह से वेदर फिनोमेना विल गेट चेंज्ड एंड वी आर लिविंग इन सब ट्रॉपिकल रीजन। तो यहां वेदर फिनोमेना ही सारा खेल है, क्योंकि वो मानसून बेस्ड है। तो ये सारा प्रॉब्लम हमारा वल्नरेबिलिटी का है। So India actually requires a proper strategies against the natural calamities, right? अब उसके लिए क्या होता है हम पढ़ेंगे when disaster management will start ना,
अभी तुमको आंसर लिखने जनरल, बिकॉज वी डिड नॉट कवर द डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट. सो इफ वी आर नॉट कवरिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट, हाउ कैन वी राइट? सो यू नीड नॉट टू सर्च, यू जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल ओनली. आर्टिकल ने जितनी चीज लिखी तुम्हें उतनी लिखनी है. अभी कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस के फॉर्म में आंसर्स लिखो. मैं यही चाहता हूं कि पैसेज समझो. पैसेज समझ में आ गया ना, तो सी सेट के 48 क्वेश्चन समझ में आ गए. 48 क्वेश्चन सी सेट के, 45 to 48 पैसेज बेस्ड होता है. एंड नाउ यू नो हाउ टू यूटिलाइज अ थिंग विच इज इन रिटर्न. तो यू कैन यूटिलाइज बुक्स. तो अभी हमारा ध्यान उतने ही नॉलेज पर होना चाहिए जितना हमने लिया है. क्लियर? सो इन दिस क्वेश्चन आंसर लिखते समय ध्यान रखना है कि हमें एक बात पता है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट नेचुरल कैलेमिटीज. ओके, बट वी कैन मेक ए प्लान, एंड फॉर दैट प्लान वी कैन लर्न फ्रॉम द ग्लोबल एफर्ट. तो थ्रू ग्लोबल एफर्ट हाउ वी कैन लर्न एंड हाउ वी कैन प्लान. बस इतना सा लिख के आंसर को बंद कर देना है, कुछ भी नया नहीं. यूज एज सच विच इज रिटन इन न्यूज़पेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डू नॉट रिपीट व्हाट इज ऑलरेडी रिटन इंट्रोडक्शन में. ठीक है, जो लिखा है उसको नहीं, क्योंकि तुम्हारे 25 वर्ड खराब हो गए. इफ आई एम गोइंग टू रिपीट क्वेश्चन इन द आंसर, व्हाट इज द रिलेवेंस? रिलेवेंसी क्या है भाई? क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उतने वर्ड वो काट देगा. और उसको क्या लगेगा, इसके पास इंट्रोडक्शन नहीं है. वो पॉजिटिव क्यों सोचे तुम्हारे लिए? इफ एन एग्जामिनर इज देयर टू एग्जामिन, व्हाई ही विल मेक एनी परसेप्शन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव फॉर यू? न्यूट्रल. जो लिखा है रिलेवेंट है, ओके, नहीं रिलेवेंट है, कट. दैट्स इट. उसको दो चीज आती है, दैट इज ए ह्यूमनॉइड रोबोट. ह्यूमनॉइड रोबोट विदाउट अ फीलिंग कि तुम्हें वो पास कर दे या कुछ नहीं लिखा है तो चलो कोई बात नहीं है. नहीं, 10th 12th की कॉपी नहीं है, बिकॉज दिस इज इनजस्टिस फॉर दोज हु हैव रिटन एवरीथिंग. भाई तुमने कुछ लिखा नहीं, उसने तुमको मार्क्स दिए, जिसने लिखा उसके साथ क्या करेगा? इसका मतलब उसके एफर्ट को तो तुमने गलत किया ना. So it is not about emotions dear. That you need to remember. Those people, they are hard thinkers. They have blueprints. Say in paper 1, how many topics we have in paper 1? We have history, we have geography, we have society. तो क्या तुम्हारी कॉपी के 3 टुकड़े करके भेजेंगे क्या? सोचो जरा. Either a history expert or socio expert or geography expert will be there. जिसके पास तुम्हारे पेपर 1 की कॉपी जा रही है ना? तो क्या 3 लोग मिलकर चेक करेंगे? नहीं. So the people have a blueprint. In that blueprint, they have written the intro, body, thing, and about the marks distribution. On the basis of that blueprint, they will evaluate your copy. और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे. So अगर तुम ये समझो कि कोई सोसाइटी वाला मेरी कॉपी चेक करके समझेगा, पॉसिबल नहीं है. Clear? They are not there to understand from their own side. Whatever you written, they will understand. तो ध्यान रखना, हमें समझाना है उनको थ्रू. उसके लिए वेदर यू आर गोइंग टू यूज कोट्स, कोट्स कभी भी इंट्रो में इस्तेमाल मत करो क्वेश्चन में. मेरी पहली बात ध्यान रखना, आज बता रहा हूं. ऐसे में इट इज ओके, बट क्वेश्चन में ओके नहीं है. इंट्रो मींस यू नीड टू अटैच विद द क्वेश्चन. पहली लाइन क्वेश्चन का आंसर होनी चाहिए, बिकॉज यू जस्ट 150 वर्ड्स. इन 150 वर्ड्स तुम्हारे पास टाइम कहां है किसी चीज को डिस्क्राइब करने को? बियॉन्ड दी क्वेश्चन को पकड़ो. जो लिखा है फ्रॉम फर्स्ट टू 150, जितने वर्ड्स तुम्हें आते हैं इतने लिख के छोड़ दो, बिकॉज मैक्सिमम लिमिट कितना है, मिनिमम कहां है? एमआरपी से ऊपर बेचना कानून अपराध है, नीचे बेचना है क्या? है क्या? कहीं लिखा है 20 रुपए की बोतल तुम 10 रुपए में नहीं बेच सकते? लिखा है क्या? नहीं लिखा ना. 22 रुपीज में नहीं बेच सकते, 20 में. सो एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट इज ए प्रॉब्लम. बट if you are able to sum up the answer in just 110 words, plus minus 20%, 10% चलता है. If they write 150, if you are writing in 140, it's okay. But if it is 152, that's a problem. तो हमेशा बॉर्डर के क्रॉस करके कुछ नहीं कर सकते. लाइन है तो है. So it's actually a border line. You cannot cross it. नीचे नीचे कुछ भी कर लो. That's your territory यार. You can write. Clear? Okay.